एवरीवन। आज हमें इस लेक्चर के माध्यम से मध्य प्रदेश के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना है और आज से हम इस टॉपिक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में एक अत्यंत इम्पॉर्टेंट विषय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपने इस लेक्चर से। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का भूगार्भिक इतिहास पढ़ेंगे, अर्थात जियोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमको ये देखना है कि मध्य प्रदेश में जो विभिन्न संरचनाएं हैं, जैसे मैदान है, पठार है, पहाड़ हैं, वे किस प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। अर्थात हम जिस चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का भूगर्भ। भूगर्भ मतलब भूमि का गर्भ, अर्थात मध्य प्रदेश की जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो किन तत्वों से मिलकर बनी है, ये चीज़ पहले हमको अध्ययन करनी है। जब हम ये समझ जाएंगे अच्छे से कि मध्य प्रदेश की जो भूमि है, जो धरातल है मध्य प्रदेश का, उसमें कौन कौन से तत्व हैं और वे तत्व किस प्रकार निहित किए गए थे, या इसका इतिहास क्या है, कौन कौन सी हलचलें हुई थी जिससे मध्य प्रदेश की भूमि डेवलप हुई थी, ये चीज़ सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों को किन किन भौगोलिक ढांचों में विभाजित किया है। समझ में आया? उसके बाद हम मध्य प्रदेश की नदियों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद भूगोल के कुछ अन्य लक्षणों को हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार हम हफ्ते 10 दिन के अंदर संपूर्ण मध्य प्रदेश का भूगोल खत्म करेंगे। क्लियर है? उसके बाद प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टेस्ट होंगे और अच्छा खासा पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना से। इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। तो अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय शब्द का मीनिंग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार को इंग्लिश में कहा जाता है पेनिनसुलर। क्या बोलते हैं इसे? पेनिनसुलर। और ये वाला जो इलाका है ना भारत का, इतना क्षेत्र, ये कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है ये कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसे दक्कन का पठार क्यों कहा गया है, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीप। तो हमारा पॉइंट क्या कहता है? हमारा पॉइंट ये कहता है कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित एक प्रमुख राज्य है। तो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके उत्तरी भाग में स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर है? यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसीलिए इसे भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये मैंने भाग 1 में क्लियर किया था आपको कि मध्य प्रदेश क्योंकि भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए इसे कहा जाता है भारत का हृदय प्रदेश। यहाँ पर्वत, पठार, मैदान एवं नदियाँ, सभी प्रकार की भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और नदियों से बने निचले इलाके भी विद्यमान हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब यही चीज़ मुझे आपको समझानी है कि गोंडवाना चीज़ है क्या। तो इसके पीछे आप एक स्टोरी समझो। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। इसको ऐसे समझते अपन, डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। देखो, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं
ये सारे जुड़े हुए थे। मतलब जैसे कि आप देखते हो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है, मतलब आर्कटिक और एंटार्कटिक का क्षेत्र, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है। पृथ्वी पर ये पूरा का पूरा जो भूमि वाला क्षेत्र था वो कहलाता था क्या? पैंजिया। क्या कहते थे इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को कहा जाता था पैंजिया। ठीक है। और यहां पर सब में पानी भरा हुआ था। जहां पर ये महासागर था ना, जहां पानी भरा हुआ था, इसको कहा जाता था पैंथालासा। क्या बोलते थे इसे? इसे कहा जाता था पैंथालासा। तो ये चीज क्लियर हुई तुम लोगों को, पैंजिया क्या है और पैंथालासा क्या है? फिर से समझना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो ये जितने भी 7 महाद्वीप हैं, ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनकी जो जुड़ी हुई भूमि थी उसको कहा जाता था सुपर कॉन्टिनेंट, अर्थात उसका नाम था पैंजिया। मनुष्य नहीं थे ये, तो अभी के वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है क्या? पैंजिया। और उसके चारों तरफ भरा हुआ था पानी, तो ये जो पानी वाला क्षेत्र था उसे कहा जाता था पैंथालासा। फिर वही पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ हलचलें हुई और ये जो पैंजिया है ये विभाजित हो गया। क्या हुआ? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। क्लियर है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए ये, एक था नदन क्षेत्र और एक था सदन क्षेत्र। जो उत्तर वाला क्षेत्र था इसको कहा गया लॉरेंशिया। क्या नाम दिया इसे? इसे नाम दिया लॉरेंशिया। और जो नीचे वाला क्षेत्र था दक्षिणी इलाका, इसे नाम दिया गोंडवाना। क्या नाम दिया इसे? इसे नाम दिया गोंडवाना। और ये जो पैंथालासा था ना, पैंथालासा महासागर, उसका पानी कहाँ भर गया? बीच में। और उसका पानी जो बीच में भरा उसको नाम दिया टैथिस सागर। ठीक है। क्या नाम दिया उसे? उसे नाम दिया टैथिस सागर। तो ये ज्योग्राफिकली भी सिद्ध हुआ है कि ये घटना वास्तविकता में घटी थी। क्या थी घटना? घटना कुछ ऐसी थी कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनकी जो समग्र भूमि थी उसका नाम था पैंजिया। और इस पैंजिया के चारों तरफ भरा हुआ था पानी, ओशियंस, उसे नाम दिया था पैंथालासा। मतलब जैसे आज आप अलग अलग समुद्रों को नामकरण अपन ने कर दिया है, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, ये सब कुछ भी नहीं था। पानी भरा हुआ था और बीच में मुख्य भूमि थी जिसे कहा जाता था पैंजिया, और पानी को कहा, पानी वाले क्षेत्र को कहा जाता था पैंथालासा। भूगर्भिक हलचलें घटने के बाद ये पैंजिया जो है विभाजित हुआ 2 क्षेत्रों में। उत्तरी क्षेत्र कहलाया लॉरेंशिया और दक्षिणी क्षेत्र कहलाया गोंडवाना। और पैंथालासा का पानी जहां बीच वाले इलाके में भर गया वो इलाका कहलाया टैथिस सागर। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो समय है उसको हमने अलग अलग कालों में विभाजित किया है, जिसको शॉर्ट में पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के इस अध्ययन में, और बहुत एलैबोरेटिव तरीके से हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। होमोसीन पीरियड, जुरासिक पीरियड, हीलोसीन पीरियड, ये अलग अलग पीरियड आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। तो ये हैं क्या उसके बारे में भी मैं अभी बता देता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से लेकर आज तक का जो समय है उसको हमने अलग अलग कालों में विभाजित करके रखा है। वो काल के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि लॉरेंशिया क्या है और गोंडवाना क्या है। अब जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो वर्ल्ड के मैप में
जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, फिर ऊपर के क्षेत्र में ही आ जाओ आप यूरोप में, फिर उसके बाजू में चले जाओ एशिया में, तो ऊपर के जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, फिर आपका यूरोप आ जाएगा, फिर एशिया आ जाएगा, ये भाग हैं किसके? लॉरेंशिया के। और जो दक्षिणी क्षेत्र के महाद्वीप हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत का निचला हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे चले जाओ तो एंटार्कटिका। अपने सामने एक वर्ल्ड का मैप रख लो जब ये लेक्चर सुन रहे हो, तो उसमें से भी टैली करते जाओ। उत्तर के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, उसके बाजू में यूरोप, उसके बाजू में एशिया का ऊपरी भाग, वो सब हिस्से हैं किसके? लॉरेंशिया के। और वर्ल्ड के मैप में नीचे की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर भारत का दक्षिणी हिस्सा, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के कुछ महाद्वीप, और सबसे नीचे चले जाओगे तो आपको दिखेगा एंटार्कटिका। ये सब भाग हैं किसके? गोंडवाना के। मतलब जैसे पैंजिया टूटा था लॉरेंशिया और गोंडवाना में, वैसे लॉरेंशिया के फिर से विभाजन हुए और उत्तरी क्षेत्र के महाद्वीप बने। गोंडवाना लैंड के फिर से विभाजन हुए और दक्षिणी क्षेत्र के महाद्वीप बने। मध्य प्रदेश की मुख्य भूमि इसी गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। अब आई बात समझ में कि गोंडवाना है क्या? गोंडवाना ये वाली भूमि थी जो पैंजिया के टूटने के बाद बनी थी। क्लियर हुआ? चलो अब हम वापस आते हैं। यहां पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सभी प्रकार के भौगोलिक संरचनाएं विद्यमान हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब आई बात समझ में? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड क्लियर हुआ? आपके प्राचीनतम गोंडवाना लैंड मतलब वो वाली गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमाएं समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती और अपने निकटतम समुद्र तट से मध्य प्रदेश राज्य की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा ना तो किसी अन्य देश को स्पर्श करती है और ना ही समुद्र तट को स्पर्श करती है, इसलिए मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है। इसकी भौगोलिक सीमा का निर्धारण पर्वत, पठार, मैदान तथा नदियों आदि द्वारा किया जाता है। मतलब बहुत सारे नदियां ऐसी हैं, पर्वत ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती है। जैसे इस मैप से समझना, चंबल नदी का उद्गम इस क्षेत्र से होता है, राजस्थान होती हुई फिर चली जाती है उत्तर प्रदेश में और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ऐसे ही दक्षिण में ताप्ती नदी का उद्गम होता है और कहाँ चली जाती है? गुजरात में एंटर कर जाती है। नीचे आ जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला क्षेत्र हो जाएगा विंध्याचल का। यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। क्लियर है? तो आप ध्यान रखो, चंबल नदी उत्तर क्षेत्र में, नीचे सतपुड़ा पर्वत, ताप्ती नदी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। ये मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी क्लियर किए थे, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट फिर से काम में आएंगे। फिर से देखो क्या लिखा है हमारे नोट्स में। इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ को इंग्लिश में कहते हैं रेवाइंस, एवं यमुना का मैदानी क्षेत्र है। अभी इतना ही पढ़ो। देखो ये है चंबल नदी, और चंबल नदी जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस क्षेत्र की जो मृदा है, मतलब चंबल क्षेत्र की, जिसमें आ जाएगा आपका मुख्य रूप से श्योपुर, मुरैना और भिंड क्षेत्र। इस क्षेत्र की जो मिट्टी है, इस क्षेत्र की मिट्टी का बहुत अधिक कटाव कर दिया है किसने? चंबल नदी ने। इसीलिए जिस क्षेत्र से पानी का बहाव होता है वो पानी अपने साथ इस क्षेत्र की मिट्टी को बहा ले जाता है। तो बहुत बड़े बड़े से बीहड़ जो है यहाँ पर बन गए हैं।
जो डाकुओं की शरण स्थली भी है, या एक टाइम पर पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी आपने, वे सभी लोग जाकर छुप जाते थे कहाँ, इन्हीं बीहड़ों में। और बीहड़ कैसे बने हैं? बीहड़ बने हैं इस चंबल नदी के कारण, और इस चंबल नदी के बीहड़ों के कारण ही इस पूरे संभाग का नाम पड़ा है चंबल संभाग, श्योपुर, मुरैना और भिंड वाला क्षेत्र। क्लियर है? तो यहां पर क्या बना दी इस नदी ने? बड़े बड़े बीहड़ बना दिए, और अंततः ये नदी जाकर मिल गई किससे? यमुना से। और ये वाले जो इलाके हैं, मतलब हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र और इस तरफ का बघेलखंड क्षेत्र, मतलब रीवा पन्ना का जो पठार है वो इलाका, ये पर्टिकुलरली मैदानी इलाका है। और ये मैदान कैसे बने हैं? ये यमुना नदी के जल के मैदान हैं। अब यमुना नदी तो मध्य प्रदेश से बहती नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाकों से एक समय में यमुना नदी बहुत सारी मिट्टी के अवसादों को लेकर आई, और इस स्थान पर जमाव होता गया उन मिट्टी के अवसादों का। अब जमाव कैसे हुआ? तो यमुना नदी तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, टुकड़ेल और बहुत छोटी छोटी सी मृदा लेकर आई, जो इसने उत्तर प्रदेश वाले इलाके में जमा दिए। अब हवा में उड़ते उड़ते ये छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर इस इलाके में आकर जम गए। यही कारण है कि इस इलाके को यमुना का मैदान कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो चंबल नदी बना रही है, क्योंकि चंबल नदी ने ही मध्य प्रदेश के उत्तरी चंबल संभाग क्षेत्र में बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करा दिया है। और आगे अगर जाएं तो यहां पर चंबल का मिलन हो जाता है यमुना से। क्लियर है? और जब चंबल जाकर मिल जाती है यमुना से, तो चंबल नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्लियर है? और फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये यमुना नदी का मैदानी इलाका है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यमुना नदी अपने साथ जो अवसाद लेकर आई है, उसके जमाव से ही इस इलाके में मैदानी इलाके का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि इसके उत्तर में चंबल नदी के बीहड़ एवं यमुना का मैदानी क्षेत्र है। आई बात समझ में? चलो, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी और ताप्ती नदी है। यही मैंने एक्सप्लेन किया था कि दक्षिण में ये हो जाएगी आपकी सतपुड़ा श्रेणी और ये हो जाएगी ताप्ती नदी। क्लियर है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखो, ये वाला जो इलाका है ये है अरावली पर्वत का, और ये कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व में सोन नदी, ये वाला इलाका कौन सा है? उत्तर पूर्व में सोन नदी। इस इलाके में कौन सी नदी सीमा बना रही है? इस इलाके में बना रही है सोन नदी। दिमाग में फीड करते जाना ये चीजें। देखो, जितना श्रम अभी लगा दोगे ना, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। क्लियर है? लॉकडाउन में घर पे पड़े पड़े दिमाग हो गया है कुंद, और दिमाग वास्तविकता में बादाम खाने से नहीं चलता। आप जितना दिमाग चलाओगे उतना ही शार्प ये होगा। ठीक है? शुरुआत में मेहनत लगेगी सॉरी, शुरुआत में मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सूरज जैसा जलने के लिए सूरज जैसा तपना पड़ता है, तभी जाकर रोशन होते हैं। ये चीज याद रखना। तो जितना ज्यादा दिमाग खर्च करोगे ना, उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। ठीक है? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में कौन सी नदी सीमा बना रही है? सोन नदी। और दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार स्थित है। तो ये वाला जो इलाका है ना, ये इलाका अनूपपुर जिले में ये हो जाएगा कौन सा तुम्हारा? अमरकंटक का पठार। ठीक है? तो आप ये देख लो कि भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से प्राकृतिक चीजें मध्य प्रदेश की बाउंड्री बना रही है। तो उत्तर में चंबल नदी, क्योंकि चंबल नदी से यहाँ पर बन जाते हैं बीहड़, और चंबल का मिलन हो जाता है यमुना से। और ये वाला जो मैदानी इलाका है वो यमुना का ही मैदानी इलाका है। क्यों बोलते हैं यमुना का मैदानी इलाका, वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती नदी। ठीक है? उत्तर पश्चिम में
अरावली पर्वत। हालांकि अरावली मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है, ये राजस्थान और कुछ हद तक गुजरात का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। पूर्व में हम चले जाएंगे तो सोन नदी और दक्षिण पूर्व में अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कर रहा है। हम राजनीतिक सीमा की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं भौगोलिक सीमा की बात। अब अपन आ जाते हैं मध्य प्रदेश के भूगार्भिक संरचना अर्थात जियोलॉजिकल स्टडीज। ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र में हम पृथ्वी की रचना का अध्ययन करते हैं कि जो हमारा धरातल है वो धरातल किन कणों से मिलकर बना है। इससे सहूलियत क्या होती? इससे ये सहूलियत होती कि जब हम वास्तविकता में भूगोल पढ़ते हैं उस समय हमें ये तो पता चल जाता है कि कौन सी भौगोलिक संरचना कहां पर है, लेकिन वो भौगोलिक संरचना बनी कैसे है वो हमें कब पता चलेगा? जब हम पढ़ेंगे उसके भूगार्भिक संरचना के बारे में। इसीलिए भूगोल शुरू करने से पहले हम मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले विश्व के सभी महाद्वीप एकल भूभाग या सिंगल लैंड मास के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे क्या पैंजिया अथवा वृहत महाद्वीप या सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया है। यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी आप लोगों को कि आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले ये जो आप 7 महाद्वीप देख रहे हो, ये 7 महाद्वीप थे ही नहीं। ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनकी जो ज्वाइंट संरचना थी उसको कहा जाता था पैंजिया अर्थात सुपर कॉन्टिनेंट या वृहद महाद्वीप। ठीक है, इसके चारों ओर समुद्र था जिसे पैंथालासा कहा गया है। मतलब इसके चारों तरफ समुद्र था और उसका नाम क्या था? पैंथालासा। इसका पैलियोजोइक और मीसोजोइक महाकल्प में विभाजन हो गया। अब देखना ये शब्द क्या है पैलियोजोइक और मीसोजोइक। ये मैंने अभी समझाया था आप लोगों को कि पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक का जो समय है उसको हमने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है, जिसका आधार है पृथ्वी पर आए परिवर्तन। तो पृथ्वी में जो परिवर्तन आए हैं उसके आधार पर हमने पृथ्वी के भूगार्भिक इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है, जिसका बहुत डिटेल में हम अध्ययन करेंगे जब हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। लेकिन मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पैलियोजोइक और मेसोजोइक 2 कालखंड हैं जिसमें पैंजिया टूटा है लॉरेंशिया और गोंडवाना में। सिर्फ इतना याद रखो अभी मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या था? 30 करोड़ वर्ष पहले विश्व के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जिनकी जो समग्र भूमि थी, इनकी समग्र भूमि को कहा जाता था पैंजिया। और पैंजिया के चारों तरफ भरा हुआ था पानी जिसे कहा जाता था पैंथालासा। ठीक है, अब पैलियोजोइक और मेसोजोइक महाकल्प में इसका विभाजन हुआ, जिसका जो उत्तरी भाग है वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया इसका उत्तरी भाग? अंगारा लैंड या लॉरेंशिया भी बोल सकते हो, हिंदी में हम बोलते हैं अंगारा लैंड। और इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहलाया गोंडवाना। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना। देखो अब इसको मैप से समझो। पहले क्या था? ये सारे महाद्वीप जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या कहलाता था ये क्षेत्र? ये क्षेत्र कहलाता था पैंजिया। ठीक है और इसके चारों तरफ भरा हुआ था जल, जिसे क्या कहते थे? पैंथालासा। लेकिन पृथ्वी के भूगार्भिक इतिहास में 2 काल हुए हैं, एक हुआ है पैलियोजोइक और एक हुआ है मेसोजोइक। पैलियोजोइक और मेसोजोइक महाकल्प में ये जो पैंजिया है ये टूट गया।
किसमें टूटा? उत्तरी क्षेत्र हुआ लॉरेंशिया और दक्षिणी क्षेत्र गोंडवाना। यही लॉरेंशिया कहलाता है अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं इस लॉरेंशिया को? इस लॉरेंशिया को कहते हैं हम अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। और फिर अब देखो, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया क्षेत्र बन गए किससे? लॉरेंशिया से। और दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये बन गए किससे? गोंडवाना से। मध्य प्रदेश भी उसी समय के गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, या मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उस समय की गोंडवाना भूमि का कुछ टुकड़ा जुड़ा हुआ है। आ गई ये बात समझ में? चलो, गोंडवाना लैंड का उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण हुआ, जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत है। इसके उत्तरी भाग में ही मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। देखो यहां पर यह था गोंडवाना, ध्यान से देखना इस चीज को, ये क्या था? गोंडवाना क्षेत्र। ठीक है, अब हम क्या दे रहे हैं यहां पर कि गोंडवाना का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भाग में अभिसरण हुआ। देखो फिर से, ये था पेंजिया और ये है पैंथालासा। ठीक है, फिर ये टूट गए किसमें? लॉरेंशिया अर्थात अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा आ गया तुम्हारा गोंडवाना का। फिर देखो ध्यान से, अब अभिसरण, गोंडवाना भी उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो गोंडवाना था एक टाइम पर, वो टूट गया तुम्हारा किसमें? उत्तरी अमेरिका, आज का अफ्रीका और भारत के दक्षिणी हिस्से में। ये था भारत का दक्षिणी हिस्सा। फिर कुछ समय बाद इसने फिर से एक नया रूप धारण किया। कौन सा? यह है उत्तरी अमेरिका, यह है अफ्रीका, यह है भारत का दक्षिणी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। मतलब यहां से हम इस तरफ आए, यहां से इस तरफ आए, यहां से इस तरफ गए, और फिर अंततः इस रूप में आए। ठीक है, तो क्या हुआ ये कि उस समय का लॉरेंशिया जो था, मतलब उत्तरी क्षेत्र जो था लॉरेंशिया, वो तब्दील हो गया नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप क्षेत्र में और एशिया में। और ये जो गोंडवाना क्षेत्र था, गोंडवाना क्षेत्र बदल गया दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में। ये है भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया। आई बात समझ में? तो ये कहा गया है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा, जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में तुमको बताया था, पेनिनसुलर अर्थात प्रायद्वीपीय, जो पेनिनसुलर और प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, वो उस समय के गोंडवाना का हिस्सा है। और इसी के उत्तरी भाग में आता है क्या? मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब ये शिफ्ट क्यों होता था? इसकी शिफ्टिंग का कारण ये है कि गोंडवाना कैसे टूटा, और गोंडवाना के टूटने के बाद ये जो महाद्वीप हैं, ये एक दूसरे से अलग अलग क्यों जाते गए? उसका कारण ये है कि विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलें होती हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर, और ऊर्जा बाहर निकलती है। मूल सिद्धांत हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि पृथ्वी के धरातल के नीचे बहुत सी भूगर्भिक हलचलें होती हैं, चट्टानें एक दूसरे से अलग होती हैं। हम टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और टेक्टोनिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है टेक्टोनिक थ्योरी और क्या होता है टेक्टोनिक ड्रिफ्ट? उसमें समझ में आएगा आपको कि पूरी जो पृथ्वी है ये अलग अलग प्लेटों पर टिकी हुई है, और ये जो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से कभी अलग हो जाती हैं तो कभी एक दूसरे के पास में आ जाती है। क्लियर है? तो जब ये प्लेटों में परिवर्तन होता है तो भूकंप आते हैं, और उन भूकंपों का परिणाम होता है कि पृथ्वी का जो ये ढांचा है ये बिगड़ जाता है। अब मैंने बहुत प्रयासों से आपको ये पूरा इतिहास समझाया है कि पहले हुआ क्या था। फिर से देख लो एक बार
कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी उस समय जितनी भी भूमि है पृथ्वी पर वो सिर्फ बीच में थी, जिसे कहा जाता था पैंजिया, और उसके चारों तरफ भरा था पानी, जिसे कहा जाता था पैंथालासा। फिर एक समय ऐसा आया कि जो पैंजिया था ये लॉरेंशिया और गोंडवाना में टूट गया। उसके बाद जो लॉरेंशिया क्षेत्र है ये उत्तरी के क्षेत्रों में टूटता गया। मतलब आज का जो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, ये उस समय के लॉरेंशिया के भाग हैं। और जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब आज का दक्षिण अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, भारत का दक्षिणी हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया, ये उस समय के गोंडवाना क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, फिर से इसमें विभाजन हुआ और ये अलग अलग होते गए और अंततः ये वाला मैप हमको देखने को मिला। और आज भी ये मत समझना कि ये स्थायी है। आप गूगल पर सर्च करके देखो तो एक दरार पड़ रही है अफ्रीका में, अर्थात अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है ये एक दूसरे से अलग हो रहा है और धीरे धीरे ये जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ रुकी नहीं है अभी, ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है और ये जो धरातल वाले इलाके हैं वो एक दूसरे से दूर जा ही रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद भूगार्भिक हलचलों के कारण इस विशाल भूभाग के कगार या इस विशाल भूभाग में कगार, पर्वत, पठार आदि विभिन्न स्थल आकृतियां का निर्माण हुआ। मतलब भूकंप आए तो उन भूकंपों का परिणाम क्या हुआ कि भारत का वो हिस्सा जिसमें गोंडवाना लैंड आकर जुड़ गया था, भूकंप आने से धरातल कपा और धरातल के कपने का परिणाम क्या हुआ कि कहीं पर बड़े बड़े पर्वत बन गए। ठीक है, तो कहीं पर धरातल एकदम नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इससे विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियां बनी, जैसे पर्वत, पठार और मैदानी इलाके। और इन्हीं पर्वत पठारों के अपर्दन, अपर्दन मतलब इरोजन, और अपक्षय मतलब टूटना, दरार पड़कर टूट जाना, अपक्षय से चट्टानों एवं वनस्पतियों का अवसादों के रूप में निक्षेप हुआ। मतलब ये तो तुमको क्लियर हो गया होगा ना कि गोंडवाना आकर जुड़ गया या गोंडवाना का विभाजन हो गया, लेकिन आज तक भूकंप आ रहे हैं। और जब भी ये भूकंप आते हैं तो जो विनाशकारी भूकंप होते हैं वे इतने तीव्र होते हैं कि कहीं पर हो सकता है समुद्र हो तो वहां पर भूमि निकल आए, और कहीं पर हो सकता है कि भूमि है तो वहां पर समुद्र आ जाए। ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इन्हीं भूकंपों का परिणाम ये हुआ कि विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार और भूमि का निर्माण इस प्रायद्वीपीय भारत में हुआ। अब अगर कोई सा बड़ा पहाड़ है या बहुत बड़ी चट्टान है तो उसमें होता क्या है कि समय के साथ साथ उसका इरोजन होता है, अपर्दन होता है, क्योंकि हवा तो चलती है, सूरज भी चमकता है, तो उससे ये पत्थर कमज़ोर होते हैं और हवा के घर्षण के कारण टूटने लगते हैं। उसको कहते हैं हम अपर्दन। ठीक है, और टूट जाते हैं और ऊपर का हिस्सा टूटा और नीचे आकर गिरा, उसे हम बोलेंगे अपक्षय या वेदरिंग। अब देखना हो सकता है कि कोई जीव या कोई वनस्पति वहां पर पड़ी हो जिसके ऊपर ये अवसाद जो पर्वत के टूटने से बने हैं वो आकर गिर गए। समय के साथ साथ और अवसादों का जमाव होता चला गया, फिर और अवसादों का जमाव हुआ, तो वो जो वनस्पति या जो पशु का शव था वो उसमें आकर छप गया। तो ऐसे हम चट्टानों के बीच में कैटेगराइज कर लेते हैं। कुछ चट्टानें होती हैं जो कि जीवाश्म रहित होती हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते, और कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें जीवाश्म रहते हैं। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि ऐसी चट्टान जिसमें कोई जीवाश्म नहीं है वो सबसे पुरानी चट्टान है, क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय तो यहाँ पर जीवन था ही नहीं। तो जीवाश्म कैसे होंगे? जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, वो कैसे होंगे?
इसलिए ऐसी चट्टान जिसमें कोई जीवाश्म नहीं है तो वो चट्टान सबसे पुरानी हुई, और जिसमें जीवाश्म मिले वो चट्टान नई चट्टान कहलाई। और ये मैंने बता दिया कि जीवाश्म कैसे पहुंचते हैं चट्टान के अंदर, क्योंकि जो पुरानी चट्टानें हैं उनका अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, और कोई सा जीव अगर मरा पड़ा है तो उसी के ऊपर ये अवसाद जो हैं जमा होते जाते हैं। अब आप सोचोगे कि मांस मिलेगा, हड्डी मिलेगी, ये नहीं होता भाई। समझो कि एक हिरण मरा पड़ा था, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी विट्टी और विभिन्न प्रकार के अवसाद का जमा होता गया, ठीक है, तो उसकी जो हड्डियां थी उसकी हड्डियां तो घुल गई, लेकिन जब ये चट्टान बन रही थी अपर्दन के माध्यम से तो वहां पर हड्डी का शेप आ गया, उसको कहते हैं हम जीवाश्म। आई बात समझ में? ठीक है। अब इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप मध्य कार्बोनिफेरस काल के बाद कोयले का निक्षेप हुआ तथा अंतिम रूप से प्लीस्टोसीन काल में तथा होलोसीन काल में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। अब फिर से दिमाग लगाओ अपना, क्या कह रहे हैं कि इन अवसादों के रूपांतरण के फलस्वरूप कार्बोनिफेरस काल में। अब ये कार्बोनिफेरस में फिर तुमको दिक्कत जाएगी, क्या होता है ये कार्बोनिफेरस? देखो समझना, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी धरातल पर मौजूद थी, विभिन्न प्रकार के जीव भी धरातल पर मौजूद थे। तो इस कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ? कार्बोनिफेरस काल में यह घटना घटी कि एकदम से भीषण भूकंप आया, जिसे हम कहते हैं प्रलय। और उस भीषण भूकंप का परिणाम यह हुआ कि जितनी भी वनस्पतियां थी, जितने भी जीव थे, ये सारी वनस्पतियां और जीव धरातल के अंदर चले गए। और धरातल के अंदर अत्यधिक दाब और ताप, मतलब हाई प्रेशर एंड हीटिंग कैपेसिटी, हाई हीटिंग कैपेसिटी के कारण ये तब्दील हो गए कोयले में और तब्दील हो गए ये ऑयल में। जो हम बोलते हैं ना कि तेल निकला, तेल निकला, ये तेल आज थोड़ी ना बना है, ये तेल था कार्बोनिफेरस काल का। और कार्बोनिफेरस काल में क्या घटना घटी थी? कार्बोनिफेरस काल में यह घटना घटी थी कि धरातल पर जितनी भी वनस्पतियां और जीव थे, भूगार्भिक हलचल होने के कारण ये सारी वनस्पतियां और जीव धरातल के अंदर प्रवेश कर गए थे। और करोड़ों सालों के बाद हाई प्रेशर और हैवी हीट, मतलब अत्यधिक ताप और दाब के परिणाम स्वरूप ये परिवर्तित हुए किसमें? कोयले में और तेल में। क्लियर है? तो इस प्रकार से कोयले के निक्षेप हुए, ठीक है, और अंतिम रूप से प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये भी वही काल का समय है। पृथ्वी की उत्पत्ति से आज तक का जो समय उसको हमने अलग अलग कालों में बांटा है, और उसी में से दो काल हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। कहाँ पर? धरातल पर। हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल लेवल की। तो कार्बोनिफेरस काल में कौन सी घटना घटी? कार्बोनिफेरस काल में यह घटना घटी कि वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु धरातल के अंदर चले गए। उसके बाद आया होलोसीन और प्लीस्टोसीन का समय। इस समय पूरी पृथ्वी पर मैदानी भागों का निर्माण हुआ। तो जो भी कोयला और पेट्रोल, मतलब नेचुरल क्रूड ऑयल जो हमको आज मिल रहा है, वो आज का बना नहीं है। वो कब का बना है? कार्बोनिफेरस काल का। हम तो आज उसको खोद कर निकाल रहे हैं। तो ये चीजें अपने दिमाग में बैठा लेना। अब हम ये पढ़ते हैं कि भूगार्भिक संरचना का अध्ययन आखिर जरूरी क्यों है। क्लियर है? तो किसी भी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगार्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ही परिणाम है। मतलब
अगर विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है, सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो वो कहीं ना कहीं परिणाम है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का। इसीलिए किसी भी प्राकृतिक भौगोलिक इकाई को सही तरीके से समझने के लिए वो भौगोलिक इकाई एक्चुअल में काय से बनी है, इस चीज का पता होना हमें जरूरी है। फिर से पढ़ो, किसी भी स्थान की भू आकृति मतलब पर्वत, पठार, मैदान और नदियों के निचले इलाके, उसको बोलते भू आकृति। उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होती है। इसीलिए जरूरी होता है उसकी भूगर्भिक संरचना को पढ़ना। भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से ही किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना, संगठन की जानकारी मिलती है। मतलब किसी भी स्थान की चट्टान आखिर बनी कैसे है और किस प्रकार से बनी है, इन चीजों की जानकारी हमको मिल जाएगी कैसे? भूगर्भिक संरचना से। ठीक है। इसके बाद जिसके आधार पर मिट्टी की विशेषताओं और खनिज की उपलब्धता का हम निर्धारण कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी स्थान की भूगर्भिक संरचना पता चल जाती है तो हम इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि वो जो इकाई है, वो इकाई या उस क्षेत्र की जो मृदा है, उस मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि उस स्थान में अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें कौन कौन से खनिज प्राप्त होंगे। तो इस दृष्टि से भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हमें उस क्षेत्र की मृदा का नॉलेज हो जाता है। और अगर हमें मृदा का नॉलेज हो गया तो हम ये बता सकते कि उस इलाके में कौन कौन सी फसलें उगेंगी। और अगर हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि वहां पर कौन कौन से खनिज हैं, तो हम उनका निष्कर्षण करके उसे बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है। क्रेटिशियस काल में, ठीक है, क्रेटिशियस काल क्या है? वो ये भी एक समय है, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति का ही। भूगर्भिक हलचलों के कारण अंतर्भेदी आग्नेय लावा के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप या दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। देखो क्रेटिशियस काल विश्व के भूगर्भिक इतिहास में एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर बड़े बड़े ज्वालामुखियों का फटना शुरू हुआ था और अत्यधिक मात्रा में पूरे धरातल पर लावा ही लावा बह गया था। क्लियर है? तो क्रेटिशियस काल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या घटी थी? क्रेटिशियस काल की सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह थी कि पृथ्वी पर लगभग सभी ज्वालामुखी अनंत काल तक फटे थे। क्लियर है? और धरातल पर अत्यधिक लावा का बहाव हुआ था। तो भारत की जो भूमि थी वहां पे भी लावा का बहाव हुआ होगा। ठीक है। तो भारत में इस क्रेटिशियस काल में क्या हलचल घटी? भारत में इस क्रेटिशियस काल में जो हलचल घटी वो यही थी कि अत्यधिक मात्रा में लावा बाहर निकला और वो लावा धरातल पर जमता चला गया। ठीक है। जिससे क्या बना है? जिससे बना है दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। और दक्कन ट्रैप और दक्कन का पठार कौन सा क्षेत्र है? तो ये वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। क्लियर है? जिसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। क्या कहते हैं इसे? दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में विशेषतः मालवा पठार तथा दक्षिणी भागों में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल आदि राज्यों में इसका विस्तार हुआ है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो मुख्य रूप से तो दक्कन ट्रैप ये इलाका है। ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, ठीक है, गुजरात का इलाका, ठीक है, गुजरात के बाद तेलंगाना का क्षेत्र,
महाराष्ट्र का इलाका तो है ही, कर्नाटक का इलाका और कुछ हिस्सा केरल का, ये सभी हिस्सा शामिल होता है किसमें, दक्कन ट्रैप में। और ये दक्कन ट्रैप कब बनी है, दक्कन ट्रैप बनी है क्रेटिशियस काल में। और कैसे बनी है, ज्वालामुखी फटे थे और ज्वालामुखी का लावा बाहर निकला था जो कि धरातल पर जमता चला गया। अब तुम सोचकर देखो, ज्वालामुखी के मुख से जो लावा निकला है वो लावा शुद्ध चट्टान होगी जमने के बाद। आई बात समझ में, वो लावा जो है शुद्ध चट्टान होगी जिसमें किसी भी प्रकार की अवसाद नहीं होंगे। वो एक अलग बात है कि ये लावा किसी दूसरे जीव के ऊपर जाकर जम जाए तो वो अवसाद वाली चट्टान हो जाएगी, जिसे हम बोलते अवसादी चट्टान है। लेकिन ऐसे लावा से जब धरातल बनता है तो या ऐसे लावा के जमने से जो चट्टान बनती है उस चट्टान का भी अपर्दन होता है। और ऐसी चट्टान के अपर्दन के बाद हमेशा काली मिट्टी बनती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, मतलब तुम्हारे इंदौर उज्जैन वाला जो इलाका है, यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है। ये नॉलेज हमको होता है भूगर्भिक इतिहास पढ़ने से या जियोलॉजी पढ़ने से। तो क्रेटिशियस काल में क्या हुआ था, ज्वालामुखी फटे थे और ज्वालामुखी का लावा धरातल पर आकर जमा था। और इसी काल में भारत की दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार बना है। और ये कहां कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का पूरा मालवा क्षेत्र दक्कन ट्रैप का बना हुआ है, गुजरात के कुछ इलाके, पूरा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका और केरल के एवं तेलंगाना के कुछ इलाके बने हैं दक्कन ट्रैप से। ये चीज याद रखना, दक्कन ट्रैप क्या है। राज्य में, राज्य मतलब हमारा मध्य प्रदेश, राज्य में आर्कियन, घबराना नहीं नाम सुनकर, ये विभिन्न प्रकार के चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना की चट्टानों के निक्षेप हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से आर्कियन, विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की हैं, वे हैं आर्कियन, विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप प्रकार की चट्टानें। इसी का अध्ययन अब हमको करना है। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन काल या आर्कियन पीरियड से लेकर क्वाटरनरी युग या क्वाटरनरी एरा तक की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये आर्कियन काल क्या है या क्वाटरनरी काल क्या है, तो यही सब चीज़ें उसी में आ जाएंगी जो मैंने अभी बताया था आपको कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक का जो समय है वो हमने अलग अलग कालों में विभाजित करके रखा है। उसी में से एक काल हो जाएगा तुम्हारा आर्कियन काल और एक काल हो जाएगा क्वाटरनरी युग। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में जो चट्टानें पाई जा रही हैं वे कब की निर्मित हैं, तो वे निर्मित हैं आर्कियन काल से लेकर तुम्हारे क्वाटरनरी युग तक की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश की धरातलीय चट्टानों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब मध्य प्रदेश में कब से कब तक चट्टानें पाई जाती हैं, तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का जो समय है जो चालू होता है आर्कियन युग से लेकर क्वाटरनरी युग तक, उस समय जो भी चट्टानें निर्मित हुई हैं वे सभी चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश की में पाई जाने वाली चट्टानों को हम बेसिकली 7 समूहों में विभाजित करते हैं। कितने समूहों में हमने विभाजित किया है मध्य प्रदेश की चट्टानों को? 7 समूहों में। सबसे पहला है आर्कियन समूह की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसके बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानें। देखो बहुत से लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हैं,
ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, बस कोशिश करो कि याद करते चलो, साथ में बार बार देखो, बार बार समझो, ठीक है, और याद करते चलो इन चीजों को। सबसे पहले आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी गोंडवाना में, ठीक है। उसके बाद दक्कन ट्रैप, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी दक्कन ट्रैप में। और फिर क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटरनरी अभी अपन ने पढ़ा ना, आर्कियन काल से लेकर क्वाटरनरी काल तक की चट्टानें मध्य प्रदेश में हैं, तो वैसे ही शुरू कर लो। आर्कियन समूह जो सबसे पहले निर्मित हुई होगी, फिर धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और क्वाटरनरी। तो ये 7 समूह हैं चट्टानों के जो मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आर्कियन समूह की चट्टानों का अध्ययन। आर्कियन समूह की चट्टानें क्या होती हैं? आर्कियन जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन। आर्कियन का अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक प्राचीन। तो यहां पे से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये जो चट्टानें हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें होंगी। क्लियर है कि आर्कियन का अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक प्राचीन। इस समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में राजस्थान से कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। अभी इस लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ समझाया था। मतलब भारत का ये वाला हिस्सा जो कुछ इस प्रकार का है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और क्या कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। कौन सी? आर्कियन समूह की चट्टानें। देखो, मुझे एक मैप मिल जाए भारत का तो मैं समझाता हूं तुम्हारे लिए। यहाँ कहीं होगा भारत का मैप, देखो यहाँ पर से। देखो ध्यान से समझना, ये वाला क्षेत्र हो गया तुम्हारा कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का। और क्या कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक, ये राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक के हिस्से में, मतलब प्रायद्वीपीय भाग के भारत के 2/3 भाग में फैली हैं कौन सी चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हो कि आर्कियन समूह की चट्टानें जो हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो प्रायद्वीपीय भारत, अब तो दिक्कत नहीं आएगी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक 2/3 भागों में ये फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी भाग में आर्कियन चट्टानों का विस्तार अधिक है। देखो, ये हो गया मध्य प्रदेश का उत्तर व उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र हो गया पूर्वी क्षेत्र, या ये इलाका ले लो। तो इन इलाकों में बेसिकली पाई जाती है कौन सी? इन इलाकों में पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसके बाद इन चट्टानों में मुख्यतः अब जो खनिज मिलते हैं, इन चट्टानों में जो मिनरल्स मिल रहे हैं इन चट्टानों में, वो कौन कौन से हैं? इन चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, शिस्ट और नीस आदि खनिज पाए जाते हैं। ये तुमको याद रखना है, ये विशेषता है आर्कियन समूह की चट्टानों में। सबसे पहले तो आर्कियन समूह की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। कैसे बनी हैं ये चट्टानें? तो ये सबसे पुरानी चट्टानें जो पृथ्वी पर शुरुआत से ही थीं, और वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत में राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक ये विस्तृत हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर, उत्तर पश्चिमी और कुछ हद तक पूर्वी भागों में है। और इन चट्टानों में मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं वे कौन से हैं? वे हैं ग्रेनाइट, चार्नेकाइट, शिस्ट और नीस खनिज इसमें पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि इनकी मूल विशेषताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। आप सोचो कि पृथ्वी पर या पृथ्वी की शुरुआत जब से हुई है तब से ये चट्टानें सर्वाधिक पुरानी चट्टानें हैं। तो आज से
30-40 करोड़ साल पहले से ये चट्टानें अस्तित्व में हैं और कितनी सारी हलचलें पृथ्वी पर हुई हैं। भूकंप आए हैं, बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है, अतिवृष्टि हुई है, अनावृष्टि हुई है, विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटित हुई हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि आर्कियन चट्टानों का रूपांतरण हो गया है और ये रूपांतरण इतना अधिक हुआ है कि इनकी जो मूल विशेषताएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। दूसरी विशेषता क्या है? ये चट्टानें जीव विहीन या एजोइक हैं, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआत में कोई जीवन यहां पर नहीं था, ना वनस्पतियां थीं और ना ही किसी भी प्रकार का जीव था। उस समय की चट्टानें हैं ये, इस कारण से ये चट्टानें कैसी हैं? जीव विहीन हैं या जीवाश्म रहित होती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि इनके विकास के समय पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं था। मतलब जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ है तब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, इसीलिए ये चट्टानें कैसी हैं? ये चट्टानें जीव विहीन हैं या जीवाश्म रहित हैं। ठीक है। ये आर्कियन चट्टानें अत्यधिक आकुंचित हैं क्योंकि ये भ्रंशित एवं शल्कित अवस्था में हैं। इनमें मुख्य रूप से नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, फाइलाइट, खोंडेलाइट, पिग्मेटाइट, संगमरमर तथा क्वार्टजाइट आदि खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि इस आर्कियन प्रकार की चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट, जो कि कैसी एक आर्कियन समूह की चट्टान है, आर्कियन नीस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है। समय के साथ साथ अत्यधिक दाब और ताप के परिणाम स्वरूप चट्टानों का भी रूपांतरण होता है। तो वैसे ही ग्रेनाइट उदाहरण है आर्कियन समूह की चट्टान का, और ये ग्रेनाइट परिवर्तित होता है किसमें? नीस में, जिसे बंगाल गुंबद या गुंबद नाइस कहते हैं। मतलब ऐसा नीस भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है। ग्रेनाइट परिवर्तित होता है किसमें? नीस में, और ऐसे परिवर्तित नीस को ही कहते हैं बंगाल गुंबद या गुंबद नीस। इसकी संरचना शल्कित तथा पट्टी के रूप में पाई जाती है। ठीक है। कैसे? शल्कित एवं पट्टी के रूप में। मतलब जब इसे जमीन में खोदा जाता है ना, तो ये विभिन्न प्रकार की पट्टियों के रूप में मिलता है। ठीक है। जब धरातल से इसको खोदते हैं तब ये कैसा मिलता? पट्टियों के रूप में मिलता है। इसीलिए इन्हें पैतृक चट्टानें अथवा प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी हैं? पैतृक चट्टानें हैं या प्राथमिक चट्टानें हैं, क्योंकि बाकी सारी चट्टानों का निर्माण इसी प्रकार की चट्टान से हुआ है। आर्कियन समूह की चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, क्योंकि ये चट्टान कब बनी थी? ये चट्टान बनी थी पृथ्वी की शुरुआत में। इसीलिए खनिज संपदा की दृष्टि से ये चट्टान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के अतिरिक्त दुर्लभ खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे तांबा, मैंगनीज, लोहा, अभ्रक आदि के निक्षेप इसमें पाए जाते हैं। मतलब वर्तमान में तांबा, मैंगनीज, लोहा जिन चट्टानों से खोदा जा रहा है वो चट्टान किस प्रकार की है? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इतना याद रखना, ये विशेषता है किसकी? आर्कियन क्रम की चट्टानों की। अब हम नीस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी अपन ने देखा था कि नीस बना कैसे था। हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रेनाइट है, जो एक प्रकार है आर्कियन क्रम की चट्टान का, वो ग्रेनाइट ही परिवर्तित होता है किसमें? नीस में। क्लियर है। अब प्रायद्वीपीय नीस एक प्रमुख आर्कियन चट्टान है। ठीक है। प्रायद्वीपीय नीस क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये तो आप समझ गए होंगे। इन्हें कणों के आधार पर बुंदेलखंड नीस और चार्नोकाइट नीस आदि के नामों से जाना जाता है। मतलब जो कण होते ना चट्टान के,
चट्टान के कणों के आधार पर नीस चट्टान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है बुंदेलखंड नीस और एक है चार्नोकाइट नीस। ठीक है, मतलब ये चट्टान जिन कणों से बनी है उन कणों के आधार पर इस चट्टान को दो क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक है बुंदेलखंड नीस और एक है चार्नोकाइट नीस। कैसे? उस चट्टान के जो कण हैं वे मोटे हैं या पतले हैं, मतलब सूक्ष्म कण हैं या मोटे कण हैं, उसके आधार पर इन्हें विभाजित किया है बुंदेलखंड नीस और चार्नोकाइट नीस। देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है या चित्र दिख रहा है, ये होता है शल्कित नीस। शल्कित मतलब अलग अलग खंडों में विभाजित। तो ये तुम लोगों ने जब आप जर्नी करते होगे ना, मतलब बाय रोड आप किसी अंदरूनी इलाके में जा रहे हो या हाईवे पर घूमते हो, तो आपको इस प्रकार के पत्थर दिखते होंगे रोड के किनारे किनारे। यही है ग्रेनाइट और इसी का ही परिवर्तन होता है नीस में। मतलब ये जो डायग्राम है या चित्र है, ये तो नीस का ही चित्र है, क्योंकि नीस जो है हल्के से नीले से रंग का हो जाता है। जैसे बुंदेलखंड नीस के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान से निर्मित है। कौन सा? बुंदेलखंड नीस, जिसके कणों का आकार वृहत या मैक्रो होता, मतलब इसमें जो कण पाए जाते हैं वे इसके चार्नोकाइट नीस की अपेक्षा मोटे होते हैं। यह ग्रेनाइट के समान दिखाई पड़ता है और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में है। किसका? बुंदेलखंड नीस। तो जैसे हमने नीस के बारे में पढ़ा था, तो नीस भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक हो गया बुंदेलखंड नीस और एक चार्नोकाइट नीस। बुंदेलखंड नीस और चार्नोकाइट नीस में अंतर क्या है? अंतर ये है कि बुंदेलखंड नीस के कण वृहत होते हैं, मोटे होते हैं। क्लियर है? जबकि चार्नोकाइट नीस के जो कण हैं वे माइक्रो होते हैं, पतले। अब अपन पढ़ते हैं चार्नोकाइट नीस के बारे में। तो इन चट्टानों के कणों का आकार सूक्ष्म या माइक्रो होता है। कैसा होता है? सूक्ष्म। इन चट्टानों को नीलगिरी नीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहा जाता है नीलगिरी नीस, क्योंकि इसका रंग गहरा नीला होता है। देखो आपको ये दिया भी है मैंने नोट्स में, ये वाला चित्र ध्यान से देखना। इसके कण कैसे हैं? गहरे नीले, गहरे नीले से भूरा होता है। और इसका नामकरण कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नोक के नाम पर किया गया है। चार्नोकाइट और जॉब चार्नोक, इतिहास में पढ़ेंगे हम जॉब चार्नोक के बारे में, जिन्होंने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है चार्नोकाइट। चार्नोकाइट नीस का विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड आदि राज्यों में हुआ है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्लियर आप लोगों को? आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? सबसे पुरानी चट्टानें हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है इनका अपरदन इतना ज्यादा हो गया है कि ये चट्टानें अपनी मूल विशेषता खो चुकी हैं। इन चट्टानों में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं होता है, जो इस बात का द्योतक है कि जब ये चट्टानें बनी थी तब पृथ्वी पर जीवन नहीं था। ग्रेनाइट, नीस, चार्नोकाइट, फाइलाइट ये सब उदाहरण हैं आर्कियन प्रकार की चट्टानों के। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट विभाजित हो जाता है नीस में या परिवर्तित हो जाता है नीस में। और नीस जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक हो गया बुंदेलखंड नीस जिसके कण बड़े होते हैं, और दूसरा चार्नोकाइट नीस जिसके कण छोटे होते हैं। खत्म हो गई बात। इतना सा तो याद करना ही है। अभी पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए ये चीज़ों में दिक्कत आएगी। 2 3 बार 4 बार पढ़ लोगे, आराम से लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट, धारवाड़ चट्टानें। जैसे हमने 7 प्रकार पढ़े मध्य प्रदेश में चट्टानों के, इसमें से सबसे पहला प्रकार आर्कियन क्रम की चट्टान हमने अब भी खत्म किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा प्रकार, जो क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट शैलों के अनाच्छादन, अपरदन
से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। अब देखो, इतने डिटेल में इतनी देर से हम समझ रहे थे आर्कियन क्रम की चट्टानों को, उसको समझने का कारण क्या था? उसको समझने का कारण यही था कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थीं, उन्हीं चट्टानों में विशेषतः नीस चट्टान के टूटने से उसका अवसाद एक स्थान पर जमा होता है। अवसाद मीन्स सेडिमेंट्स, टुकड़ैल। नीस चट्टान टूटी, नीस चट्टान के टूटने के बाद उसका अवसाद एक स्थान पर जाकर जमा हुआ और बनी कौन सी? दूसरे प्रकार की चट्टान, जिसे नाम दिया गया है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, फिर से पढ़ो। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट शैलों के अनाच्छादन मतलब डेन्यूडेशन, प्राकृतिक कारणों से टूटना, अपर्दन मतलब इरोजन, हवा के साथ उड़ जाना, पानी में बह जाना, उसको कहते हैं अपन इरोजन, से प्राप्त अवसादों के निक्षेप से हुआ है। मतलब इससे जो टुकड़ैल पैदा हुई, वो टुकड़ैल जब किसी एक स्थान पर जाकर जमा हो गई, उससे निर्मित हुई कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सर्वप्रथम इन चट्टानों की खोज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई थी। कहां पर खोजा गया था इन चट्टानों को? सबसे पहले इन चट्टानों को सबसे पहले खोजा गया था कर्नाटका के धारवाड़ जिले में। और किसने खोजा था? ब्रूस फुट। ये भी हम इतिहास में पढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में। तो ब्रूस फुट के द्वारा इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रखा गया। इन चट्टानों में धार होती है ऐसा मत सोचना, इसलिए इनका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि इन चट्टानों को जब खोजा गया था तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों को खोजा गया था, इसीलिए इन चट्टानों का नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्लेट, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट एवं क्वार्टजाइट आदि खनिजों की प्रधानता होती है। तो अगर अब तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट और क्वार्टजाइट, ये खनिज हमको आर्कियन में भी मिल रहे थे और ये खनिज हमको धारवाड़ में भी मिल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जब हम ग्रेनाइट खरीदने जाते हैं तो हमें भी कई प्रकार के ग्रेनाइट मिलते हैं। कुछ महंगे ग्रेनाइट होते हैं और कुछ सस्ते ग्रेनाइट होते हैं। तो जो सबसे महंगा ग्रेनाइट होता है वो ग्रेनाइट आर्कियन क्रम की चट्टानों का है, और जो सस्ता होता है, मतलब जो आपको ऐसे ही 40 रुपये से लेकर 55 रुपये फुट का ग्रेनाइट पड़ेगा, वो किस चट्टान का रहता है? वो धारवाड़ क्रम की चट्टान का रहता है। ठीक है, तो इस चट्टान में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? स्लेट, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट और क्वार्टजाइट। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित होती हैं, परंतु इनका आर्थिक महत्व अधिक है क्योंकि इनमें कोबाल्ट, मैंगनीज, अभ्रक, क्रोमियम आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी याद रखना कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार 3 समूह में पाया गया है। तो ये चीज भी याद रखना, जैसे हमने आर्कियन क्रम की चट्टानों में पढ़ा था कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान होती है उसका विस्तार किस क्षेत्र में है? उसका विस्तार उत्तर, उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में। वैसे ही धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व के इलाके में है, और दक्षिण पूर्व के इलाके में ये चट्टान 3 समूहों में विभाजित है। धारवाड़ के वो 3 समूह कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हैं? तो वो है चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम। ये 3 विभाजन हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के। कौन कौन से हैं वे 3 विभाजन? वे 3 विभाजन है चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्पी क्रम के बारे में। ये चिल्पी क्रम क्या है?
चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर तथा छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है, क्योंकि ये इलाके हो गए कौन से, दक्षिण पूर्व के इलाके मध्य प्रदेश के। और चिल्पी क्रम किसका भाग है, धारवाड़ का। कौन कौन से जिलों में है ये, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। और इन चट्टानों में फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीन स्टोन तथा मैंगनीज आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। क्लियर है, ये इलाका है ही मैंगनीज की उत्पादक भूमि। भाई बालाघाट का जो भड़वेली इलाका है वहां पर एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज की खदानें हैं। कारण क्या है, चिल्पी सीरीज। क्लियर है। नेक्स्ट सकोली क्रम, ठीक है। तो सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार राज्य के जबलपुर जिले में पाया जाता है। तो सकोली क्रम कहां पर है, सकोली क्रम है राज्य के जबलपुर जिले में। और इसमें अभ्रक, शिस्ट, डोलोमाइट, संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। जब जबलपुर फेमस ही है संगमरमर के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अभ्रक, शिस्ट, डोलोमाइट और संगमरमर आदि के निक्षेप होते हैं और यहां से सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है। अब यहीं पर से क्वेश्चन बन जाएगा कि जबलपुर में जो संगमरमर पाया जाता है वो किस प्रकार की श्रेणी का हिस्सा है, तो वो सकोली क्रम का हिस्सा है। और सकोली क्रम धारवाड़ चट्टानों का एक पार्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट उठाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सौसर क्रम। सौसर क्रम का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक है। छोटा सा हिस्सा है सौसर क्रम के अंतर्गत। नागपुर की स्थिति तो क्लियर है, भाग 2 में मैंने समझाई था आपको। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार की राजधानी पार्ट ए की राजधानी नागपुर ही था। नागपुर के ही बगल में आता है छिंदवाड़ा। तो महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है। कौन सा क्रम, सौसर क्रम। इसमें अभ्रक, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट तथा मैंगनीज की अधिकता पाई जाती है। किसमें, सौसर क्रम में। तो इस प्रकार से जो धारवाड़ श्रेणी है, धारवाड़ श्रेणी 3 श्रेणियों में विभाजित है। कौन कौन सी, चिल्पी श्रेणी, सकोली श्रेणी और सौसर श्रेणी, ठीक है। इसके बाद क्लोज पैट क्रम क्या होता है, ठीक है। हालांकि ये धारवाड़ से संबंधित नहीं है और आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है क्लोज पैट क्रम क्या है। इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाया जाता है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में एक अन्य प्रकार का क्रम पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोज पैट क्रम। क्लोज पैट क्रम की चट्टानों में क्वार्टजाइट, मैंगनीज तथा कॉपर के पायराइट पाए जाते हैं। मतलब इस इलाके की जो चट्टानें हैं, इस इलाके की चट्टानों में से जो खनिज प्राप्त होता है वो है क्वार्टजाइट, मैंगनीज और कॉपर के पायराइट का। बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड, मलाजखंड फेमस ही है कॉपर की खदानों के लिए, ठीक है। तो बालाघाट जिले में स्थित मलाजखंड तांबे के वृहद भंडार पाए गए हैं। तांबा मतलब कॉपर, तांबे के वृहद भंडार पाए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि मलाजखंड एरिया तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो मलाजखंड क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है तो कौन से है वो, क्लोज पैट क्रम। क्लियर है। इतना जो है आपको याद रखना है कि क्लोज पैट क्रम कहाँ पाया जाता है। जो क्लोज पैट क्रम है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। और क्लोज पैट क्रम की जो चट्टानें होती हैं उनमें जो खनिज पाए जाते हैं वे हैं क्वार्टजाइट, मैंगनीज और कॉपर पायराइट। और बालाघाट का जो मलाजखंड क्षेत्र है जो फेमस है तांबे के उत्पादन के लिए, इस क्षेत्र में जो चट्टान है वो कौन सी है, क्लोज पैट सीरीज। क्लियर है।
अब बाकी जितनी भी चट्टानें बची हैं मध्य प्रदेश की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर है? लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है। सिर्फ 3 घंटे का टाइम दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब टेस्ट है, ठीक है, और 3 घंटे का समय मिलेगा बस रेडी होने के लिए, क्योंकि इसमें क्लास नहीं आना, घर पे बैठ के ही आपको टेस्ट देना है। तो हमेशा तैयार रहना। और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कल टेस्ट ले लिया, 3 घंटे पहले ही इन्फॉर्म करूंगा आपको। और सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस जितना भी अभी हो गया है वो पूरा सिलेबस है, कभी भी टेस्ट हो जाएगा। और आप सब लोगों के नंबर हैं ही मेरे पास, ठीक है। और जो भी बच्चा या जिस भी बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, उसको मैं कर दूंगा बाहर। कितने भी फोन करोगे उठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो टेस्ट ज़रूर देना और तैयारी रखना अपनी, नहीं तो अभी से बाहर हो जाओ, ठीक है, अगर टेस्ट वेस्ट की तैयारी नहीं करनी है तो। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।